तो बेटा आज हम शुरू करेंगे हमारी अगली एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो फोर्थ हमने करनी है। ठीक है। हालांकि ये वाला न्यूमेरिकल हमने अभी नहीं किया है, एक्सरसाइज का 20th न्यूमेरिकल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम अभी बाद में कर लेंगे। पर जो हम आज हमारा टॉपिक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करने वाले हैं, प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन हम उससे पहले समझेंगे कि ऑस्मोसिस जो है वो क्या होता है। तो ज़रा ध्यान से समझना कि ऑस्मोसिस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं। लेट्स सपोज बेटा मैंने एक कंटेनर ले लिया। सर आपका वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। अच्छा बेटा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। अब ठीक है बेटा, मेरा वॉल्यूम बेटर नो सर, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं आज एक नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। पर ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि ऑस्मोसिस कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप ऐसा कीजिए, आप एक कंटेनर ले लीजिए, उस कंटेनर के बीच में एक पार्टीशन लगा दीजिए, एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन का, जिसका नाम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो हमने एक मेम्ब्रेन लगा दिया है जिसका नाम है बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन allows only selective particles to pass through। ये सिर्फ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को बेटा, हेलो, हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। सर हाँ जी बेटा, तो एक बार जरा दोबारा बात करते हैं। लेट अस टेक अप अ कंटेनर। ठीक है। और उस कंटेनर, अब चाहे जैसा मर्जी कंटेनर हो बेटा, प्लास्टिक का, ग्लास का, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस कंटेनर में हम क्या ले रहे हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम इन शॉर्ट बेटा क्या लिखते हैं? SPM। सर ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है? इट अलाउज only selective particles to pass through it। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है
ये सिर्फ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है पास थ्रू करने में। और अगर हम बेटा ऐसी मेम्ब्रेन्स का एग्जाम्पल लें तो बेटा सेल मेम्ब्रेन इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। देन इसके अलावा वेजिटेबल मेम्ब्रेन भी इस कैटेगरी में आती है। बहुत केसेस में सेलोफिन मेम्ब्रेन जो होती है बेटा वो भी इसमें हम लेते हैं। एनिमल ब्लैडर भी इस कैटेगरी में आता है। तो कभी कभार वो लोग एग्जाम्पल्स भी पूछ लेते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसका एक एग्जाम्पल दो। तो अगर आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आप एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं और एक तरफ आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन से पास थ्रू करके सॉल्यूशन साइड पे जाना शुरू कर देंगे। आई रिपीट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट molecules starts moving from solvent side to solution side, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, from dilute solution to concentrated solution side, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, from higher amount of solvent to lower amount। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बेटा वहां से मूव करेगा जहां पे उसका अमाउंट ज्यादा होगा, टूवर्ड्स वहां पर जहां पे उसका अमाउंट जो है बेटा वो क्या होगा, कम होगा। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। आपको मैं इसका बेटा एक और एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक और कंटेनर है, आप इस कंटेनर में भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लीजिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ले लीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन और इस साइड पे ले लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। आप बेटा कोई भी सॉल्यूशन किस साइड पे लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि किस साइड पर, डाइल्यूट सॉल्यूशन के या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, किस साइड पर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है बेटा? So concentrated. नो, diluted, सॉल्वेंट का अमाउंट कहाँ पे ज्यादा है? वेरी गुड, Diluted. डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ बेटा वहां पे क्या है, ज्यादा है। इसीलिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ मूव करना शुरू कर देगा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से। तो मूव कौन करता है, मूव सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ से मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, या फिर वो कहाँ मूव करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे वो ज्यादा होगा टूवर्ड्स वहां पे जहाँ पे वो कम होगा। इस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को थ्रू सेमी परमिएबल एट ए गिवन टेम्परेचर क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन क्या होती है, दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर amount
टू लोअर अमाउंट या फिर फ्रॉम dilute to concentrated solution side through semi-permeable membrane at a constant temperature। बेटा आप इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। बेटा कोई ऐसा बच्चा जिसको ऑस्मोसिस कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप बेटा पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे का पार्ट फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा बता दूं, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अभी तक बेटा हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके अंदर हम बार बार सल्यूट की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करते हैं, फ्लो करना शुरू करते हैं। कहाँ से? जहां पे वो ज्यादा होते हैं टूवर्ड्स वहां पर जहां पर उनका अमाउंट बेटा क्या होता है? कम होता है। किसके थ्रू मूव करते हैं बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं या कोई ना कोई एक एग्जाम्पल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का पूछ सकते हैं। तो आई होप बेटा आपको ऑस्मोसिस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसी का कोई सवाल जवाब बेटा, कोई चीज पूछने लायक हो? सर मैं थर्ड वाले एग्जांपल में क्या लिखना? बेटा थर्ड वाले एग्जांपल में मैंने लिखा है सेलोफिन मेम्ब्रेन। ओके। तो सेलोफिन पेपर होता है ना बेटा, ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, ठीक है, उसको भी हम सेमी परमिएबल कुछ हद तक काउंट करते हैं। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया ऑस्मोसिस क्या होता है। सर तो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं। बेटा सोल्यूशन के अंदर सल्यूट भी होता है, तो ये जो मूवमेंट है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है बेटा, सल्यूट मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड नहीं है। ओके सर। इनडायरेक्टली बेटा मूवमेंट शुरू तभी हुई जब सल्यूट आया। अगर ये सल्यूट ना आता तो दोनों तरफ सॉल्वेंट ही तो होता, तो मूवमेंट नहीं होती। लेकिन आपने किसी एक जगह पे सल्यूट का अमाउंट ज्यादा कर दिया या फिर आपने कम कर दिया, तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड पर बदल गई। अब दोनों साइड पर अगर कॉन्सेंट्रेशन बदल गई तो जाहिर सी बात है बेटा किसी एक साइड पर सल्यूट ज्यादा होगा, किसी दूसरी साइड पर सल्यूट कम होगा। अगर किसी एक साइड पे सल्यूट ज्यादा है तो उसमें सॉल्वेंट कम है, और अगर किसी एक साइड पे सल्यूट कम है तो वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है। इस वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करते हैं जहां पर उनका अमाउंट ज्यादा होता है, से वहां जाते हैं जहां पे उनका अमाउंट क्या होता है? कम होता है। अगर आप नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड नहीं करते तो बेटा ये प्रॉब्लम नहीं आती, पर जब आपने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड किया तो बेटा ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम जो आई है या प्रोसेस जो आया है बेटा, वो तो नॉन वॉलेटाइल NVS की वजह से ही आया है ना, ऐड करने की वजह से। अगर मैं ऐड नहीं करता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। बट मूवमेंट बेटा किसकी होती है? सॉल्वेंट की। आई होप आई एम बेटा क्लियर टू एवरीवन। यस सर। अब हम चाहते हैं बेटा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव ना करें। हम नहीं चाहते कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, ध्यान से देखो बेटा स्लाइड पे मैं आ रहा हूं, हम नहीं चाहते
कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऐसे मूव करे, तो बेटा मुझे ऑपोजिट साइड से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। अप्लाई प्रेशर फ्रॉम ऑपोजिट साइड। सर वो ऑपोजिट साइड कौन सी है? यहां से मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, सोल्यूशन साइड से मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाले डायग्राम में मुझे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन साइड से बेटा क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूं, प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम सोल्यूशन साइड या फिर concentrated solution side to stop osmosis, बेटा इसको आप कहते हैं OP, जिसका मतलब होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑपोजिट साइड से, अब ऑपोजिट साइड कौन सी है बेटा? सोल्यूशन साइड ऑपोजिट है। दूसरे केस में बेटा ऑपोजिट साइड कौन सी है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन साइड ऑपोजिट है। तो बेटा जब आप ऑपोजिट साइड से प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि आप ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दें, उसको बेटा आप कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको आप पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को बेटा समझ में आ गया जो हमने पढ़ा है अभी तक। यस सर। मैं ये स्लाइड हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको और थोड़ा बहुत समझा सकूं। ये सब मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है? तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। ये देखिए बेटा, अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू बेटा nRT, और इसको बेटा मैं कैसे लिख रहा हूँ? पाई VS which is equivalent to NBRT। तो जहां पे बेटा पाई क्या हो गया? पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, VS क्या हो जाएगा? इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, NB क्या हो गया? इज मोल्स बेटा किसके? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के। बेटा R क्या हो गया? गैस कांस्टेंट, जो हमने पढ़ा था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड T इज बेटा क्या? किस टेम्परेचर पे आपने किया है। अब बेटा मैं VS को नीचे ले गया तो पाए बेटा ये क्या हो जाएगा? NB अपॉन VS इंटू RT। क्या कोई मुझे बता सकता है NB अपॉन VS को क्या कहते हैं? मोलारिटी। वेरी गुड। इसको बेटा क्या कहते हैं? मोलैरिटी, RT, या फिर आप बेटा पाई को क्या लिख सकते हैं? CRT, जहां पे बेटा C और M इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो असली फॉर्मूला जो है बेटा वो हमारा ये आता है। अब आप इसको कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्टिव या मोलैरिटी के रिस्पेक्टिव भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जहां पे M इज मोलैरिटी, सर सी क्या हुआ? बेटा C इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेटा कितने सारे रूप होते हैं ना? मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। हम जहाँ पे सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर मोलैलिटी 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 इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर बेटा हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मोलैरिटी इस्तेमाल करते हैं।
तो हमने ऑलमोस्ट सारी टाइप की कॉन्सेंट्रेशंस एक एक करके पढ़नी शुरू कर दी है। मोलालिटी भी पढ़ दिया, मोलालिटी भी पढ़ लिया। 11th क्लास में हमने और भी बहुत सारी कॉलिगेटिव को और भी बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पढ़ ली है। तो बेटा मैं आपको अब टाइम दे रहा हूँ चीज़ों को कॉपी करने के लिए। आप कॉपी कर लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बेटा इसको। हाँ जी बेटा, तो हम बात करते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो क्या होता है। कहते हैं ये स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, या फिर फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। जब दोनों को आप सेपरेट करते हो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अब आती है हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। ये क्या कहता है? ये प्रेशर होता है जो हमको अप्लाई करना होता है सॉल्यूशन साइड से या फिर मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड से, टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मतलब आपको ऑपोजिट साइड से, जिस साइड से सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, आपको बेटा ऑपोजिट साइड से प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि आप ऑस्मोसिस को रोक सके, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो बेटा अभी हमने ये फॉर्मूला बनाया था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी या एन बी अपॉन वी एस इंटू आर टी। ठीक है, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि पाई क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। एन बी क्या हो गया? सल्यूट के मोल्स। वी एस क्या हो गया? सोल्यूशन की वॉल्यूम। आर गैस कांस्टेंट हो गया, एंड टी इज द टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में होता है। देन हम बात करते हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि एक कंटेनर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स कब तक लेफ्ट टू राइट मूव करते रहेंगे? जब तक दोनों साइड पे बेटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बेटा क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। मतलब दोनों साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। कहते हैं वो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा क्या होता है? सेम, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो क्या होती है? सेम। सर वो कैसे? अब देखो, अगर पाई 1 किसके बराबर है? पाई 2 के, तो इसका मतलब है C1RT बेटा किसके बराबर है? सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बेटा RT RT कैंसल हो गया। मतलब जो दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है बेटा, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस जो है, उनकी मोलैरिटीज जो है बेटा, वो भी क्या है? सेम है। और ये आप कैसे निकालते हो? N1 अपॉन V1 विच इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। अब यहाँ इसको अगर आपने और ज्यादा स्पेसिफाई करना हो तो आप इसके अंदर W1 अपॉन MM1 इंटू V1 जो बेटा किसके बराबर हो जाएगा? W2 अपॉन MM2 इंटू V2 हो जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस जो है वो बेटा वो क्या हो जाती हैं? सेम हो जाती है। कोई ऐसी चीज जो कॉपी करनी हो बेटा, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, तो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर लूँगा, जिसका जो मिस होता है फिर उसमें से आप कॉपी कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और बेटा एक और होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। बेटा दो सॉल्यूशंस जिनकी कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट हो, मतलब सॉरी जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स डिफरेंट हो, जाहिर सी बात है उनकी कॉन्सेंट्रेशंस भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ऐसे सॉल्यूशंस को में बेटा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको आप कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको आप क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये आप बाद में कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं आप ऐसा कीजिए, 2 बॉइल्ड एग्स ले लीजिए और उनके आउटर शेल्स को रिमूव कर दीजिए। उनको आपको पील नहीं करना, आई रिपीट, आपको पील मत कीजिएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट खराब हो सकता है। तो उनके आउटर शेल को रिमूव करने के लिए आप इन दोनों बॉइल्ड एग्स को HCl सॉल्यूशन में डाल दीजिए। सर HCl सॉल्यूशन में डालने से क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखना बेटा। एग्स का जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर आप उसको डाइल्यूट HCl में डालेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, साथ में वाटर दे देगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा जो एस्केप कर जाएगी। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आप बाय चांस उस एग्स को पील करने लग गए तो बेटा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अगर आप में से कोई बॉइल्ड एग या किसी ने एग खाया है तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो खराब नहीं होनी चाहिए, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। इस वजह से बेटा हम इसको HCl में डालते हैं। अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बचाने के लिए जब हमने बेटा HCl में डाला तो बॉइल्ड एग का जो शेल होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो सारा का सारा हट जाता है, रिमूव हो जाता है और हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा आएगा। अब बेटा हम इन बॉइल्ड एग्स जो जिनका शेल उतर चुका है इनको 2 बीकर्स में डालेंगे। एक बीकर जिसके अंदर सिर्फ पानी हो और दूसरा बीकर जिसके अंदर नमक वाला पानी हो। तो बेटा मैं ये डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ये बेटा हो गया पहला बीकर, इसके अंदर सिर्फ वाटर है और ये रहा बॉइल्ड एग। बीकर 1। और बेटा ये है दूसरा बीकर, और इसके अंदर बेटा क्या है, NaCl। थोड़ी देर के बाद आप बेटा क्या ऑब्जर्व करेंगे इनके साइजेस के अंदर, कैसे ऑब्जर्व, देखो बेटा पहले वाले बीकर के अंदर पानी बाहर ज्यादा है और एग के अंदर पानी कम है, इसलिए बेटा वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू द एग। और ये वाला जो एग है ये पहले से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्वेल कर जाता है, जिस फिनोमिना को आप कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। मतलब पानी की मूवमेंट जो है बेटा वो एग के अंदर हो गई है। और दूसरे केस के अंदर बेटा बाहर नमक वाला पानी है, अंदर सिर्फ पानी है, इसलिए बेटा वाटर अंदर से बाहर मूव करना शुरू कर देता है, जिससे एग पहले से बेटा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्या कर जाता है बेटा, श्रिंक कर जाता है।
और इस फिनोमिना को हम कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। तो ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और ये स्कूल में भी आपको वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कराएंगे और इस पे काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप कॉपी कर सकते हैं बेटा इसको फटाफट। सर ये नोट्स में नहीं है एक्टिविटी। कर लो बेटा, तभी मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई। कॉपी कर लो आप फटाफट। हाँ जी बेटा। तो बेटा कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस है ऑस्मोसिस की, ठीक है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। प्रॉबेबली ये भी आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी, तो आप इनको एक एक करके कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहला आता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, अगर आपको याद हो बेटा, गार्ड सेल्स होते हैं, उन गार्ड सेल्स के अंदर बेटा पानी भर जाता है, तो पानी भरने से वो स्वेल हो जाते हैं और स्वेल होने के बाद बेटा वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरने का बेटा वो भी ऑस्मोसिस से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस, जब पानी अंदर जाता है एंडो ऑस्मोसिस, जब पानी बाहर आता है एक्सो ऑस्मोसिस उसे कहते हैं। ये वाली एप्लीकेशन बेटा आप कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारी बाकी की एप्लीकेशंस आएंगी। अगली जो हमारी बेटा बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है ऑस्मोसिस की, वो है रॉ मैंगोज को। रॉ मैंगोज को हम अगर बेटा नमक वाले पानी में रखते हैं तो वो अपना वाटर छोड़ के वो सिकुड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और उस कच्चे आम को या उस रॉ मैंगो को बेटा हम पिकल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही बेटा हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, जब आप एक टूटे हुए फ्लावर को थोड़ी देर पानी में रखते हो तो बेटा वो रिवाइव कर जाता है कुछ समय के लिए फ्रेश वाटर में, क्योंकि उसको पानी मिलता है थ्रू ऑस्मोसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा ये वाली, जो बहुत बार 1 मार्क के फॉर्म के अंदर आती है। एक्चुअली हमारे जो आरबीसीज होते हैं ये आइसोटोनिक होते हैं, है ना। इनका प्रेशर जो है, हम एक बार दोबारा लिखते हैं, तो जो आरबीसी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर होता है इसके ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% NaCl के साथ। तो कहते हैं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के अंदर 0.9% क्या होती है, आइसोटोनिक विद NaCl। तो 0.9% NaCl इज आइसोटोनिक विद RBCs। अगर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, 0.9% से लेस हो जाए, तो बेटा आरबीसी के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेल कर जाएगा और उसके चांसेस होते हैं बर्स्ट करने से। और सिमिलरली अगर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज्यादा हो जाए तो पानी आरबीसी से बाहर निकल के आना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आरबीसीज क्या कर जाते हैं, श्रिंक, और बेटा वो डैमेज हो जाते हैं। तो दोनों केसेस के अंदर अगर रेड ब्लड सेल्स श्रिंक कर जाएं या फिर आरबीसी अगर स्वेल कर जाएं तो बेटा खतरा होता है।
तो इसीलिए बेटा एडवाइस किया जाता है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनको नमक कम खाना चाहिए, है ना। और उनके साथ उनका बीपी भी हाई होता है, प्लस उनके अंदर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम जो है वो भी काफी ज्यादा होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा। तो कैरेट को अगर आप धूप में छोड़ दोगे तो वो लिम्प हो जाती है। लिम्प का मतलब होता है बेटा ढीली हो जाती है ना, वो बेंड करने लगती है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर लूज कर देती है एटमॉस्फेयर के अंदर। क्योंकि आपने तभी देखा होगा जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, है ना, तो वेजिटेबल वाले क्या करते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे पानी क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, छिड़कते हैं बेटा अपनी वेजिटेबल्स के ऊपर, ताकि उनको वाटर जो है वो अच्छे मात्रा में मिलता रहे। कहते हैं people taking lot of salt experiences water retention in the cells through osmosis, जिसकी वजह से बेटा उनको पफिनेस या स्वेलिंग हो जाती है, जिस फिनोमिना को हम कहते हैं, जिस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेटा एडिमा। तो आपने देखा होगा लेकिन यूजुअली ओल्ड एज के अंदर लोग ज्यादा मोटे होने लग जाते हैं, तो वो इसी रीजन की वजह से होता है कि उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाता है। मतलब पानी जो होता है वो ब्लड सेल्स को छोड़कर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में एंटर करना शुरू कर देता है। तो इसलिए सॉल्ट मतलब थोड़ा हिसाब से खाना चाहिए। मोर ओवर मीट या फ्रूट्स के ऊपर शुगरिंग या मीट के ऊपर सॉल्टिंग भी इसलिए की जाती है ताकि बैक्टीरिया फूड को स्पॉइल ना कर जाए, क्योंकि उस केस में वाटर का रिटेंशन नहीं होता। क्योंकि बेटा पानी आएगा मीट या फ्रेश फ्रूट के ऊपर तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर शुगरिंग कर देंगे या सॉल्टिंग कर देंगे तो बेटा वाटर रिटेंशन नहीं हो, वाटर रिटेन रहता है और वो पानी मीट को लीव नहीं करता, ऊपर नहीं आता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उनके ऊपर ग्रो नहीं करता। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं बेटा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ऑस्मोसिस की। आप इनको कॉपी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अभी तक बेटा हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा हमने पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी पढ़ी थी हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बेटा फोर्थ हमने पढ़ी है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सब में से बेटा जो सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मानी जाती है बेटा वो कौन सी मानी जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सर क्यों? एक तो बेटा ये रूम टेम्परेचर पर आराम से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि बेटा अगर आप देख रहे हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा हाई टेम्परेचर, ठीक है। फिर आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा इसका मतलब होता है वेरी लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर पे बेटा प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल डिग्रेड कर सकता है और लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स जो है बेटा वो क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, एक सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी जाती है। और वो भी स्पेशली किन के लिए, मेजर करने के लिए बेटा, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स को मेजर करने के लिए, क्योंकि इट कैन इजीली टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। दूसरी चीज, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे बेटा प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस की बदल सकती है। एक सेम सल्यूट हाई टेम्परेचर पे बेटा हो सकता है ज्यादा डिसॉल्व करे या कम डिसॉल्व करे एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर पर, या फिर बेटा हाई टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज भी कर सकता है, ये भी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम बात करते हैं तो बेटा उसके अंदर जो प्रेशर मेजरमेंट होती है वो रूम टेम्परेचर पे सबसे अच्छी होती है, पर लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर पे बेटा प्रेशर मेजरमेंट में दिक्कत आ जाती है। और इसके अंदर एक और खास बात है,
बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या इस्तेमाल कर रही थी बेटा? मोलैलिटी, ठीक है, जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ा। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी जो है बेटा वो क्या इस्तेमाल करती है? मोलैरिटी। तो ये कुछ एडवांटेजेस होती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू दूसरे कॉन्सेप्ट। और इसके अंदर बेटा जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है बेटा वो आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? हमारे घरों के अंदर बेटा आरओ सिस्टम्स लगे होते हैं पानी साफ करने के लिए बेटा। तो उस आरओ का जो फुल फॉर्म होती है बेटा वो क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये कैसे काम करता है वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। कहते हैं अगर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा कंसंट्रेशन से मूव करने लग जाएं टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ऑपोजिट हो जाए, मतलब उल्टा हो जाए, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन साइड से मूव करने लग जाएं टूवर्ड्स सॉल्वेंट साइड, या फिर वो कहाँ मूव करने लग जाएं? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से कहाँ मूव करना शुरू कर दें बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड पर, मतलब ऑपोजिट हो गया। तो बेटा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय अप्लाइंग प्रेशर, तो बेटा इस सिस्टम को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सर इसको रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट से पानी सॉल्यूशन साइड में जाता है, या डाइल्यूट सॉल्यूशन से पानी बेटा कहाँ जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड। लेकिन बेटा इसके अंदर उल्टा हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड पे जा रहा है या कॉन्सेंट्रेशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड जा रहा है। इसीलिए बेटा इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका बड़ा ही मेजर एप्लीकेशन है, वो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। आप में से किसी को इसमें कुछ कॉपी करना हो तो वो कॉपी कर सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बेटा। तो ये देखो बेटा, कहते हैं अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से जो हम अप्लाई करते हैं टू स्टॉप ऑस्मोसिस फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जिसकी वजह से बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है, जिसको हम आरओ कहते हैं। और बेटा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि सर रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज क्या है? बेटा इसका होता है यूज टू प्योरीफाई सी वाटर, या बेटा हम इसको लिखते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सलाइन वाटर। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, डीसैलिनेशन ऑफ सलाइन वाटर या सी वाटर। क्योंकि बेटा सी वाटर या सलाइन वाटर के अंदर नमक होता है और उस नमक को अलग करने के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये डायग्राम देखिए बेटा, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ये सेमी परमिएबल बेटा मेम्ब्रेन हमने लगा दी। एक तरफ यहाँ पर सोल्यूशन है और सी वाटर है। बेटा इस सोल्यूशन या सी वाटर साइड से बेटा हम क्या अप्लाई करने वाले हैं? एक्सटर्नल प्रेशर। बेटा ये जो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे आने वाला है, ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ये ज्यादा होना चाहिए किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। इस वजह से बेटा पानी के मॉलिक्यूल्स वो यहाँ से मूव करके इधर मूव करना शुरू कर देते हैं और आपका सारा सॉल्ट बेटा धीरे धीरे यहीं पे रह जाता है और यहाँ पे कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो बेटा अब होता क्या है, दिल्ली जल बोर्ड,
पे बेटा हमको अभी भी ट्रस्ट नहीं है। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं साफ पानी देने की। तो बेटा हमने हमारे घर में क्या लगा रखा है बेटा, आरओ सिस्टम। अगर आपने अभी कभी अपने घर के अंदर आरओ सिस्टम की वर्किंग देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए बेटा, यहाँ से दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है। दिल्ली जल बोर्ड का पानी बेटा यहाँ पे भर जाता है। हम इस पानी से क्या अप्लाई करते हैं बेटा, प्रेशर, जो बेटा किससे ज्यादा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से, करंट से बेटा हम ऐसा करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो बेटा जो भी गंदगी वगैरह होती है वो यहाँ से पास नहीं करती, सिर्फ पानी जो होता है, वाटर जो होता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज जो है वो पीछे रह जाती है। तो इट इज जस्ट अ सिंपल मैकेनिज्म ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। एक सिंपल साधारण सा आरओ सिस्टम जो होता है बेटा, वो वही काम करता है जो महंगे से महंगे आरओ सिस्टम्स जो है वो काम करते हैं बेटा। तो अगर कोई आपको एक आरओ सिस्टम जो है सेल कर रहा है 20,000 रुपीज का, कोई फायदा नहीं है इसका लेने का, क्योंकि जो एक्चुअल आरओ सिस्टम की जो बेटा कॉस्ट होती है वो 5,000 रुपीज से लेके 7,000 रुपीज तक की होती है, नॉट मोर देन दैट। इतने में जो आपको आरओ सिस्टम मिल रहा है वो सब अच्छे काम करता है, जो ये सारे काम करता है। ये सब पागल बनाने वाली बातें होती हैं कि कोई आरओ सिस्टम 20,000 रुपीज का है, कोई 30,000 रुपीज का है। इट इज ऑल क्रैप, इट इज ऑल वेस्ट ऑफ मनी। इट इज जस्ट दैट कि आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन को चेंज कराना होता है, जिसकी कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, प्रॉबेबली 200 to 300 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन आपके पानी की कंजम्पशन घर में कितनी है। तो देर इज नो पॉइंट, नो नो प्रैक्टिकल यूज। मेरे घर के अंदर भी बेटा पहले जब हमको पता नहीं होता था तब मैंने भी बड़े एक्सपेंसिव आरओ सिस्टम्स लगाए हुए हैं, बट अब मेरे घर के अंदर एक सिंपल सा आरओ सिस्टम इज सफिशिएंट इनफ। इतना भी ज्यादा पानी साफ नहीं होना चाहिए कि बेटा उसका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बदल जाए, खराब हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमको मिनरल वाटर चाहिए होता है, ठीक है। आई रिपीट, हमको बेटा कौन सा वाटर पीना होता है, मिनरल वाटर पीना होता है। ज्यादा महंगा आरओ सिस्टम जो लगा दोगे बेटा तो वो इन मिनरल्स को भी हटा देता है, जो गलत होता है। तो हमारी बॉडी को वो सारे मिनरल्स चाहिए जो दिल्ली जल बोर्ड उसमें ऐड करता है। ज्यादा एक्सपेंसिव लगाने से बेटा इन मिनरल्स का कंटेंट कम हो जाता है। और अगर आपको बहुत ही मिनरल वाला पानी पीना है तो आप मटका वाटर पी सकते हैं, या आप एक और वाटर पी सकते हैं। जब आप कभी हिल स्टेशन जाएं तो हिल स्टेशन में जो छोटी सी वाटरफॉल होती है, अगर वो मतलब नेचुरल है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, तो बेटा बहुत ही अच्छा पानी है पीने के लिए। इट हैज़ ऑल दी एसेंशियल मिनरल्स। तो कभी भी किसी भी स्प्रिंग वाटर को आप देखें तो बेटा स्प्रिंग वाटर जरूर कंज्यूम करें। इट हैज द बेस्ट टाइप ऑफ मिनरल्स इन इट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी। बेटा कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए। तो बेटा हम ने क्या समझा है मैं आपको एक बार फाइनली बता देता हूँ। तो बेटा अगर हमारे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बेटा कौन सी मेम्ब्रेन लगी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो वाटर या सॉल्वेंट का फ्लो, सॉल्वेंट का फ्लो अगर ऐसे होता है बेटा,
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। लेकिन अगर आप ऑपोजिट साइड से, मतलब इस साइड से, मतलब सोल्यूशन साइड से क्या अप्लाई करते हैं बेटा? प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, तो बेटा इसको आप क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। बट अगर आपका प्रेशर अप्लाइड इज मोर देन ये वाला ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बेटा ऑपोजिट हो जाता है और सॉल्वेंट पार्टिकल जो है बेटा वो अब सोल्यूशन साइड से यहाँ पे मूव करने लग जाता है, जिस फिनोमिना को हम बेटा क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ सिस्टम। राइट बच्चों, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। वैसे इस चैप्टर का जो सिलेबस है वो यहीं तक ही है। आई होप आप में से किसी के स्कूल में वेंट हॉफ फैक्टर तो नहीं कराया, एसोसिएशन डिसोसिएशन तो नहीं कराया? कोई शेयर कर सकता है? किसी के स्कूल में ये चैप्टर हुआ है? सर हमारे स्कूल में फर्स्ट चैप्टर करा रहे हैं सॉलिड्स वाला। अच्छा, चलो, तो ये चैप्टर जो है वो आइडियली यहीं तक ही है एज पर लास्ट ईयर सिलेबस, जो मुझे लगता है वो इस ईयर भी फॉलो होगा। तो हमारा यहाँ पर ये थ्योरी चैप्टर खत्म हो गया है। अब हमारे सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं करने के लिए, जो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और ख़त्म कर लेंगे इस चैप्टर को। और उसके बाद फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कौन सा चैप्टर जो है वो करना है। तो probably one another class on Thursday we will finish off numericals of this chapter as well. तो आप कॉपी कर लीजिए and I will share this lecture with you very soon. तो मेरी तरफ से टाटा एंड बिरला। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir.